हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉयलर जो कि यूनिट 3 का टॉपिक और जिसके 2 लेक्चर में हमने बॉयलर के 2 प्रकार के न्यूमेरिकल को करना सीखा। आज हम बॉयलर को लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसे कहते हैं बॉयलर ट्रायल। बॉयलर का ट्रायल का क्या मतलब है, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे बैलेंस शीट होती है किसी भी इंडस्ट्री की, कि यदि हमारे पास डे 1 पर एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सपोज 1,00,000 रुपए हैं, और पूरे साल के बाद हमने ये देखा कि वो 1,00,000 रुपए कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए, तो इसकी एक बैलेंस शीट बनाई जाती है कि 1,00,000 रुपए हमारे पास थे और इनमें से कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो गया, और उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। ऐसे ही बॉयलर के ट्रायल में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अवेलेबल क्या होता है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, और उसमें से कुछ अमाउंट स्टीम बनाने में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो उनको हम कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे कैसे फॉर्मूलों को यूज़ करना है, किस फॉर्मूले से हमें लॉस निकालना है। स्टीम बनाने में जितनी हीट यूज़ होती है वो आपने पहले सीख चुके हैं। तो आइए इन सब को हम आज के इस लेक्चर में सीखते हैं और फिर हम बनाएंगे एक न्यूमेरिकल के द्वारा, ये भी देखेंगे कि हीट बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो बॉयलर के ट्रायल में हमारे पास क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यही इतनी हीट हमारे पास अवेलेबल एक्चुअल में है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि हीट सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ ड्राई फ्यूल, 2 बार बोल रहा हूं मैं इस शब्द को, कि यहाँ पर ड्राई फ्यूल, ये यदि ड्राई फ्यूल नहीं है तो ये कैलोरीफिक वैल्यू को भी हमें उसकी नई वैल्यू लेनी पड़ेगी। सपोज किसी भी फ्यूल में आपको ये गिवन है कि 3% या 5% मॉइस्चर है, तो और यदि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें दे रखी है तो उसमें से हमें 5% माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास हीट अवेलेबल उतनी होगी, क्योंकि फ्यूल के मॉइस्चर होने की वजह से हमें 100% उसकी हीट नहीं मिल पाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है कि 1 kg ड्राई फ्यूल के द्वारा जितनी एनर्जी हमें अवेलेबल है, तो ये हमारे पास, ये समझ लीजिए इतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने इसे कैपिटल X से डिनोट किया है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग तो एक ही जगह कर सकते हैं कि इसमें से कितना पोर्शन हमारा पानी को स्टीम बनाने में कन्वर्ट हो गया, उसे हमने क्या मान लिया, X1। और अब हमारे उसमें से लॉस कौन कौन से हुए, तो उन लॉसेस को 1 by 1 हम समझते हैं। नंबर 1 लॉस है आपका हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैसेस। जैसे कि आपने बॉयलर पढ़ा होगा, बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। तो फ्लू गैसेस को या तो ट्यूब के अंदर से गुजारा जाता है या ट्यूब के बाहर से गुजारा जाता है। आपके दोनों में अंतर ऐसे यही होता है कि एक में ट्यूब के अंदर पानी फ्लो करता है, उसके चारों तरफ फ्लू गैसेस रहती है। तो ये जो फ्लू गैसेस बॉयलर में जहां पर इनको कंबस्शन किया जाता है फ्यूल को, वहां से फ्लू गैसेस को यहां तक लाने में जो हीट लॉस हो जाती है उसे हम कंसीडर करते हैं कैसे, हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैसेस। इसको हमने स्मॉल x2 से नाम दिया है और इसका फॉर्मूला क्या है, mCp डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। बस यहाँ पे अंदर क्या है, mg मास ऑफ गैसेस, cpg स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, गैसेस का मतलब है ड्राई फ्लू गैसेस, एंड tg माइनस tb। tg क्या है, ड्राई फ्लू गैसेस का टेम्परेचर, और tb क्या है, बॉयलर हाउस का टेम्परेचर, जहां से हमने इसे भेजा है। नंबर 2 हीट लॉस्ट इन मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो मॉइस्चर होगी यहाँ पे तो लॉस होगा ही होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू में, लेकिन उसका डबल लॉस होगा। तो मतलब मॉइस्चर होने का मतलब है हमें डबल लॉस होना। एक तो यहाँ पर अवेलेबल जो क्वांटिटी है हीट की वो कम हो जाएगी, और इतनी हीट जो मॉइस्चर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में भी हमारी लॉस में हो जाएगी। तो इसको हमने X3 से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला क्या है, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो मॉइस्चर है वो सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। तो MM H सुपरहीटेड माइनस HB। MM क्या है, मास ऑफ मॉइस्चर, H सुपरहीटेड माइनस H मतलब एंथैल्पी एट बॉयलर हाउस टेम्परेचर। अब सुपरहीटेड का फॉर्मूला क्या है, Hg प्लस Cp Tg माइनस T।
mm मास ऑफ मॉइस्चर। अब आप देख रहे हैं Hg की जगह पर हमने 2676 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जो बॉयलर में मॉइस्चर प्रेजेंट है फ्यूल में, और बॉयलर उसमें में जो फ्यूल है उसके कंबशन पर उसकी एक पार्ट ऑफ एनर्जी उसको सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है। लेकिन ये सारा प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो आपका वैल्यू होती है Hg की, वो कितनी होती है? 2676। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 2676 प्लस Cp Tg माइनस 100 माइनस Hb। नंबर तीसरा, हीट लॉस टू फॉर्म स्टीम बाय कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। यदि आपके फ्यूल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का कंबस्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? पानी। और पानी बनेगा तो फिर से उसे स्टीम बनाने में जो हमारी एनर्जी लॉस होगी फिर से वो एक लॉस हो जाएगा। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, बट mm मास ऑफ मॉइस्चर की जगह 9 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 9 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों यूज हुआ? क्योंकि यदि हाइड्रोजन का कंबस्शन करेंगे आप तो 2H2 प्लस O2, ये होगा 2H2O। तो पानी का जो वैल्यू होती है इसके 2 प्लस मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो H2 के लिए कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 9 टाइम्स, कि 9 टाइम्स जो आपका हाइड्रोजन का अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टीम पानी जनरेट होगा, और इस पानी को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होगा? हमारी हीट लॉस हो जाएगी। तो हमने इसीलिए यहां पर 9 टाइम्स ऑफ H2 लिया है कि मॉइस्चर के कंपैरिजन में। बाकी ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा। फिर है आपका हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन इन एश पिट। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज है अनबर्न्ड कार्बन और एश पिट, आप एश पिट को जानते ही होंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, यदि पुराने जमाने में हम अंगीठी जलाते थे तो अंगीठी में यहाँ पर सरिये लगे हुए होते थे और उन सरियों के ऊपर हम कोयला, लकड़ी वगैरह रखते थे और इन्हें जला देते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये जो नीचे राख आती थी, राख में यहाँ से कोई पूरी तरीके से बिना जला हुआ कोयला या लकड़ी का कुछ पार्ट वो नीचे गिर जाता था। तो उसकी वजह से वो जो एनर्जी हमारी लॉस हो जाती थी, क्योंकि वो एनर्जी हमें ऊपर नहीं मिल पाती थी, तो उस एनर्जी को हम यहाँ पर x5 से डिनोट करा। ये भी हमारे लिए एक लॉस है कि M1C1, यहाँ पर M1 क्या है? मास ऑफ कार्बन जो कि अनबर्न्ड है, और CV क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द C1 क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कार्बन। ऐसे ही जो हमारा हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कायदे में कार्बन का जो कंप्लीट कंबस्शन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि C+O नेसेंट ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है उसकी वजह से भी हमारी हीट लॉस होती है, और उसको भी हमने X6 से कंसिडर किया है, और वो भी M2C2 के बराबर होती है। और M2 क्या है? मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और C2 क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो होता है रेडिएशन लॉस, मतलब लॉस ड्यू टू रेडिएशन। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे भी भट्टी जल रही है, लेकिन आपको उससे 50 मीटर दूर बैठ कर के भी ऐसा लगता है कि वहां से हीट वेव्स आ रही है। तो ये जो लॉस होता है, ये सबसे बड़ा लॉस होता है बॉयलर ट्रायल में। और ये कैसे निकाला जाता है कि हमारे पास इतनी तो अवेलेबल है, ये सारे के सारे लॉसेस हैं, तो इसमें से सारे लॉसेस का सम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास
हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन आ जाता है। अब इन सभी को हम एक टेबुलर फॉर्म में एक हीट बैलेंस शीट बनाएंगे और उस हीट बैलेंस शीट में वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी हीट बैलेंस शीट तैयार हो गई है। और ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इस हीट बैलेंस शीट को हम बनाएंगे और ये जितने भी लॉसेस आपको सिखाए हैं उन सबको हम इसमें यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम अपनी हीट बैलेंस शीट को फॉर्म करेंगे। मुझे उम्मीद है सभी लोगों बच्चों ने अपनी स्टीम टेबल साथ में रखी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन ए बॉयलर ट्रायल फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड। प्रेशर ऑफ द स्टीम 10 बार स्टीम कंडेंस्ड, मतलब ये हमें क्या मिला है, ms मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, मास ऑफ फ्यूल, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल बाय मास, mm जो अभी हमने फॉर्मूले में आपको बताया था कि मास ऑफ मॉइस्चर, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस mg, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ये है आपका cv, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस tg, टेम्परेचर ऑफ बॉयलर हाउस tb, फीड वाटर टेम्परेचर जिसको हम T1 के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस CPG, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, इसका मतलब स्टीम कैसी है, वेट स्टीम है। ड्रॉ ए हीट बैलेंस शीट, तो हम एक एक करके सारी चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले इस x की जगह पर हमें लिखना है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है आपकी कहां पर,
फ्यूल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू होगी या CV ऑफ 1 kg ड्राई फ्यूल वो कितनी होगी, 1 माइनस ये हो गया 0.02 इंटू 32,000 किलो जूल पर केजी। क्योंकि यदि ये 100% ड्राई की 32,000 है, लेकिन इसके अंदर 2% जो है मॉइस्चर है, तो उसको आप डिवाइड करोगे 100 से, तो 0.02 केजी उसमें क्या है, मॉइस्चर है। तो उसको हमने 1 केजी में से माइनस कर दिया और 32,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास ये आ गई 31,360 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई फ्यूल। तो अब हम इस x की जगह पर कितनी एनर्जी लिख देंगे, 31,360 किलो जूल, और हमारे पास ये वैल्यू भी 31,360, या हम इसको x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है। अब सबसे पहले काम क्या होगा कि बॉयलर के अंदर हमें स्टीम बनाने में कितनी खर्च हो गई। तो सबसे पहले हीट यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग स्टीम। अब स्टीम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बॉयलर है, यहां से फीड वाटर है। फीड वाटर टेम्परेचर कितना है आपके पास, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर कौन सी स्टीम निकल रही है, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको 0.95 दे रखा है। तो आपको ये फॉर्मूला H बराबर HF प्लस X HFG यूज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास, जैसे हमने X1 माना है, X1 की वैल्यू निकालने के लिए, और स्टीम का प्रेशर हमें दे रखा है 10 बार। तो 10 बार पर हमें क्या क्या निकालना है, HF और HFG, और यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है हमारे पास, उसके लिए HF1 निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसी को निकाल लेते हैं। हमारे लिए 10 बार पर जो वैल्यूज आई हैं वो है 762.6, 762.6, और HFG की वैल्यू है 2013.6, 2013.6। कौन सी टेबल यूज करेंगे, टेबल नंबर 2, क्योंकि टेबल नंबर 1 टेम्परेचर के लिए है। हाँ, इसके लिए टेबल नंबर 1 यूज करेंगे, और इस पर पानी की जो वैल्यू आई है HF की, HF1 की, वो आई है 209.3, 209.3, 209.3। यहीं पर हम इक्विवेलेंट मास भी निकाल लेंगे, MS अपॉन MF, और MS हमें दे रखा है 540 अपॉन 65, and it will come around 8.31 kg per kg ऑफ फ्यूल। तो जब आपने ये 3 चीज निकाल ली, तो स्टीम बनाने में हमारी कितनी एनर्जी यूज हुई, MEH माइनस HF1, ME की वैल्यू 8.31, H की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 762.6 HF प्लस X इंटू HFG 2013.6 माइनस HF1 209.3, और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 20495 किलो जूल। इतनी एनर्जी हमारी स्टीम बनाने में यूज हो गई। तो स्टूडेंट यहां पे लिख देते हैं हम 20495। अभी इस लास्ट वाले कॉलम को मैं आपको बाद में भी बता दूंगा
तो 20495 किलो जूल आपकी एनर्जी यूज हो गई किसमें, स्टीम में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हीट लॉस बाय ड्राई फ्लू गैसेस, जिसे हमने x2 माना था। तो नंबर 2, हीट लॉस्ट बाय ड्राई फ्लू गैसेस। और इसका फॉर्मूला आपको बताया था, हीट लॉस्ट बाय ड्राई फ्लू गैसेस x2 बराबर mg cpg tg माइनस tb, m cp डेल्टा t। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस कितना है हमारे पास, 9 kg। cpg कितना है, 1। tg, इसे आपको वैसे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन जब भी कभी डिफरेंस हो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखो या डिग्री सेंटीग्रेड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ही 273 ऐड करेंगे और वो माइनस हो जाएगा। इसलिए हम सीधी वैल्यू लिख सकते हैं 325 माइनस बॉयलर हाउस का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू आपके पास जो आती है 2673 किलो जूल। तो ये हमने यहां पर x2 बराबर लिख दिया 2673। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा लॉस, पहला हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, फिर तीसरा नंबर हो गया कि जो मॉइस्चर फ्यूल में प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारा क्या लॉस हो रहा है, और उसका फॉर्मूला क्या था, जिसे अब हम नाम देंगे x3 का, हीट लॉस्ट ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल। क्या फॉर्मूला था इसका, MM2676 प्लस CP T माइनस TB माइनस HB, और इस T माइनस 100, सॉरी, तो T माइनस 100। तो मास ऑफ मॉइस्चर कितना है हमारे पास, 2%, तो 0.02 kg, 2676 प्लस CP TG, तो TG कितना है हमारे पास 325, और CP यहां पर जो आएगा वो आएगा 2.1। क्यों आएगा 2.1, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है इसे हमने क्या माना था कि ये सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और सुपरहीटेड स्टीम के लिए सीपी की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था आपको कि 2.1 होती है। माइनस 100 माइनस HB बॉयलर हाउस टेम्परेचर जो कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर आप स्टीम टेबल से वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो स्टीम टेबल से आपकी वैल्यू आई है, ये आई है 117.3। ये आप निकाल करके देख लीजिएगा 117.3, क्योंकि ये हमें दे रखा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर HF की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो इतनी ही आएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगी 60.6 किलो जूल। तो तीसरी हो गई हमारी हीट लॉस्ट ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल।
जिसे हमने x3 का नाम दिया है, और वो हो गई 60.6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हमारी सब चीजें यूज हो चुकी हैं, और हमें ना तो कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू दी है, ना कार्बन का मास दिया है, ना ही हमें हाइड्रोजन का मास दिया है कि फ्यूल में हाइड्रोजन है, और ना ही हमें यह बताया है कि इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है और उसका मास इतना है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है। मतलब जो मैंने और भी बाकी के लॉस बताए हैं वो तब ही हम यूज कर पाएंगे जब उनकी वैल्यूज हमें दी होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे सारे लॉसेस अभी तक यूज हो चुके हैं। अब हमारा एक लॉस जो कि सबसे बड़ा लॉस माना जाता है, हीट लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन, जिसे हम कैसे निकालते हैं कि x में से सबको माइनस करके x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यदि आप 31,360 में से इन सब का सम निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो वो आएगा 8131.4। 8131.4। तो इस प्रकार से आपने अपनी हीट बैलेंस शीट बना ली। अब इन सबको चेक करने के लिए आप यहां पर फिर से टोटल कर सकते हैं इन सब का, और यदि इन सब का टोटल करेंगे तो 31,360 ही आना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी जगह पर कोई गड़बड़ी कर दी है। तो इस प्रकार से आप इसे अपने इस क्वेश्चन को फाइनली चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अभी यहाँ पर एक कॉलम मिटा दिया है जिसको मैंने परसेंटेज का नाम दिया था। तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप कि इस वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा इंटू 100 करके। ऐसे ही इस वैल्यू को टोटल से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। सबकी परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो वहां पर 100% आना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर दी है, कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बॉयलर के सभी प्रकार के न्यूमेरिकल आज तीसरे लेक्चर तक हमने खत्म कर लिए हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम नोजल्स के न्यूमेरिकल, नोजल्स की थ्योरी शुरू करेंगे, उसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब्जेक्ट बिना स्टीम टेबल के पकड़ पाना संभव नहीं है। तो बॉयलर के ये जो 3 लेक्चर हैं इनमें यदि आपने स्टीम टेबल को लेकर के और जो जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको साथ साथ देख करके कर लिया तो आगे आने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एंड बहुत जल्द नोजल के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।